चुनाव आयोग के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे विपक्ष इस बात के पुख्ता सबूत लेके आ रहा है कि वोट चोरी हुई है और फर्जी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, सही से चुनाव आयोग ने जांच नहीं की है, तो अब चुनाव आयोग डिफेंसिव मुद्रा में आ गया है। और इसी के परिणाम स्वरूप चुनाव आयोग ने 17 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिस समय विपक्ष के नेता और जो राहुल गांधी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और अन्य क्षेत्रीय दलों के नेता जब बिहार में चुनाव अभियान में लग गए कि वोट चोरी को रोकना है और पूरा वोट चोरी आंदोलन ही कर दिया, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आता है और वो अपनी दलील प्रस्तुत करता है, लेकिन वो सब कुछ डिफेंसिव है। वो गेंद को केवल रोकने का प्रयास है। कोई भी पुख्ता वो सबूत नहीं दे पाते हैं। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आपने कहा कि यहां बहुत सारे लोग बांग्लादेशी हैं, म्यांमार के हैं, नेपाल के हैं, अफगानिस्तान के हैं, तो क्या आपके पास जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आपने कराया था तो क्या इस तरीके के नामों की कोई सूची है? जिन लोगों को बाहर निकाला गया, क्या उन सभी लोगों के नामों की सूची आपने प्रस्तुत करा दी है? क्या आपके जितने भी बीएलओस थे, बूथ लेवल ऑफिसर्स थे, क्या उन्होंने आपको सटीक सूचना दी है इस बात की आप गवाही दे सकते हैं? तो बहुत सारे आरोप थे चुनाव आयोग के ऊपर, लेकिन चुनाव आयोग ने तथ्यों की बजाय एक राजनीतिक दल जैसी प्रतिक्रिया दी और खास करके इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया था मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने। और उनका अंदाजे बयां बिल्कुल ऐसा था जैसे कि कोई राजनीतिक दल का मुख्य कर्ता धर्ता अपने विपक्षी पार्टियों को क्या करे, दबाव बनाए और नीचा दिखाने की कोशिश करे, इसकी बजाय कि वो तथ्यों से बात करें। वो सीधे सीधे कहते हैं कि विपक्ष के नेता होने के नाते जो विपक्षी दल हैं वो माफी मांगे राष्ट्र से। वो ये कह रहे हैं कि जी लोकसभा चुनाव में 1 करोड़ कर्मचारी लगे, 10 लाख बूथ लेवल एजेंट्स लगे और 20 लाख पोलिंग एजेंट्स थे जो लोग प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे। इतने व्यापक पैमाने पे चुनाव हुआ तो इसमें गड़बड़ी कैसे हो सकती है इतने अधिकारियों के बीच, इतनी वीडियोग्राफी के बीच? फिर वो कहते हैं कि हम कोई दस्तावेज इसलिए नहीं देंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 2019 में उन्होंने कह दिया था कि अगर हम किसी भी वोटर की लिस्ट को डिस्क्लोज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो ये निजता का हनन होगा, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने कह दिया कि प्रत्येक जो व्यक्ति है, गरीब, अमीर, कृषक, महिला, सब हमारे यहां से गारंटी पा रहे हैं और हम उनके वोट के अधिकारों की रक्षा के लिए तत्पर हैं। मतलब खाली बयानबाजी थी, उसमें कोई ठोस बातें नहीं थी। फिर वो डायलॉग्स भी दिखाई देते हैं जब वो कहते हैं कि चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी दलों के नेता कंधे पे बंदूक रख के मतदाता को निशाना साध रहे हैं और ये राजनीति हम बिल्कुल बिना डरे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम हर मतदाता के साथ हैं। वो त्रुटियों की बात नहीं स्वीकारते, ये सबसे आश्चर्य में डाल देता है। इसके अलावा वो ये कहते हैं कि सभी दल हमारे यहां ही रजिस्टर्ड होते हैं और हमारे से ही राजनीतिक दल बनते हैं, इसलिए हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं? तो सारी बातें कहीं ना कहीं उसमें तथ्यों का बिल्कुल अभाव था और वैलिड पॉइंट्स पे बातें नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि बातों में टाल मटोल किया जा रहा है। अब जरा एक मुद्दा देखिए कि इन सभी बातों को तो आपने मीडिया में सुन ही लिया होगा या बहुत जगहों पे इस बारे में डिबेट हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कमियां थी या वो क्या डिफेंस दे रहे थे और उसके अपोज में विपक्षी दलों ने क्या कहा। एक बात समझिए, ये जो चुनाव आयोग के लैंग्वेज में ये जो निडरता आई है ये कहां से आई? इसके पीछे कोई कानून है क्या? हम उन तकनीकी विषयों की बात करेंगे जो छूट जा रहे हैं। तो 2023 में एक एक्ट आया और ये कब आया? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग में जो आयुक्त नियुक्त होते हैं उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है। अभी तक तो केवल सरकार कह देती थी जिसको वही बन जाता था चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्त भी वैसे ही नियुक्त होते थे। 2023 तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, अब एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी जिसमें पीएम होंगे, जिसमें
कि विपक्ष के नेता होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। जैसे ही ये नियम सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सरकार को लगा कि इसमें तो भारी नुकसान है। और कोई ऐसा नहीं कि 10-11 साल में यही व्यवस्था थी, इसके पहले भी अभी तक यही व्यवस्था चली आ रही थी। जिसको कह दे सरकार वही बन जाता था आयुक्त। अब सरकार ने क्या किया, एक डिफेंसिव मोड तैयार किया और सरकार ने 2023 में ही एक एक्ट बनाया और उस एक्ट में व्यवस्था कर दी कि अब वो एक्ट कैसा था। एक्ट में सीधे सीधे ये व्यवस्था कर दी गई कि ये जो एक्ट बना था 2023 में, इसमें सीधे सीधे ये व्यवस्था कर दी गई कि जो चुनाव आयोग होगा इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होगी, इसमें एक सिलेक्शन कमेटी होगी। और ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, ये सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, ये जो एक्ट बना था 2023 का, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट सिलेक्शन टर्म सर्विस एक्ट इसको कहते हैं। तो जो इसमें सिलेक्शन कमेटी बनी थी, इसकी बातें हमने पहले भी की थी। एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और इस सिलेक्शन कमेटी में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि इसमें सीजेआई होंगे, इसको हटा दिया गया। और अब क्या व्यवस्था बनाई गई, इसमें अब क्या व्यवस्था बना दी गई कि अब पीएम होंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे और एक यूनियन मिनिस्टर होंगे। वो गृह मंत्री हो सकते हैं, वो अन्य कोई मिनिस्टर हो सकते हैं जिसको कि प्रधानमंत्री नॉमिनेट करे। और यहां पे एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिसमें कि कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे और वो अपने ही जैसे 2 और आईएएस अधिकारियों को इसमें चयनित कर लेंगे। तो इसमें भी 3 मेंबर्स हो गए और तीनों आईएएस कैबिनेट सेक्रेटरी सहित। सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी, पूछेगी सर्च कमेटी से, इसको सिलेक्शन नहीं इसको सर्च कर लेते हैं, ये सर्च कमेटी है। तो सर्च कमेटी से ये पूछेंगे सिलेक्शन वाले कि भाई आपने किसको खोजा है। तो आईएएस अधिकारियों का नाम भेज देंगे और यहां पे सीधे सीधे वही व्यक्ति बन जाएगा। यहां तक तो हमने पहले भी चर्चा की है। देखिए इस एक्ट में एक ऐसा प्रोविजन था कि अभी जैसे देखिए राहुल गांधी या अन्य विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं कि भैया आपने वोट की चोरी की है और जिस दिन आप सरकार ये जाएगी और हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी अधिकारियों से हिसाब लेंगे। तो क्या सीईसी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये बड़ा सवाल है हमारा इस सेशन का कि क्या सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो अदर कमिश्नर्स हैं 2, क्या इनको कोई गिरफ्तार कर सकता है अगर ये पद से हट जाते हैं तो देखिए इसमें प्रोविजन ला दिया गया 2023 के एक्ट में। 2023 के एक्ट में इनको इम्यूनिटी मिल गई, एक सुरक्षा मिल गई। और वो सुरक्षा क्या है, उस सुरक्षा में ये कह दिया गया कि भारत का कोई भी कोर्ट, एनी कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, उसको बिल्कुल ये अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी कोर्ट हो, कि इनके ऊपर कोई भी सिविल या कोई भी क्रिमिनल चार्जेस की सुनवाई कर पाए। क्लियर कट इसमें कह दिया गया कि कोई भी कोर्ट भारत की, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, न्यायाधिकरण हो, कोई भी इनके ऊपर सुनवाई नहीं करेगी। क्योंकि इन्होंने अगर कोई ड्यूटी, किन मामलों में, ऐसा नहीं कि कोई मर्डर कर दें तो उसमें सुनवाई नहीं होगी, अगर अपनी ड्यूटी की है इन्होंने, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, सीसी ने और अदर कमिश्नर्स ने, और कोई ड्यूटी की है और उस ड्यूटी के लिए इन्होंने कोई वर्ड बोले हैं, कोई ऐसी कार्रवाई की है या कोई भी ऐसा एक्ट किया है, कोई भी शब्द बोले हैं, कार्रवाई की है, कोई भी इस तरीके की मैनेजमेंट की है, तो इस बात को आधार बना के न पद पे तो रहते हुए कोई केस चलेगा नहीं और पद से हटने के बाद भी कोई केस नहीं चलेगा। अब ये कानून बन गया है, तो चाहे राजीव कुमार हो, चाहे ज्ञानेश कुमार हो, चाहे कोई भी हो, अब वो व्यक्ति क्या होगा कि वो इम्यूनिटी मिल गई उसको, अब वो एकदम सुरक्षित हो गया। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कोई नई सरकार बनेगी और सरकार ने कह दिया कि जी हम आपको चलाएंगे पिछले मामले के लिए, तो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने एक
कानून पहले ही बना दिया है, तो जो अगला कानून बनेगा वो कानून की एक विशेषता होती है कि कानून फ्यूचरिस्टिक होता है, न कि पास्ट में जाके एक्शन लेता है। मान लीजिए कि आज मैं 500 रुपए रखता हूं या 1000 रुपए रखता हूं, तो मैं दोषी नहीं हूं। अगर कल की डेट में कानून बन जाता है कि 500 रखने वाले को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा, तो वो कल से लेके जब से कानून लागू हुआ है और फ्यूचर में चलेगा, पास्ट में आके वो मुझे दोषी नहीं ठहराएगा। तो इसीलिए जो कानून बनेगा आगे के लिए बनेगा। तो ये लोग इम्यून हो गए हैं, यही विपक्ष का आरोप है कि भाई ये तो एक तरीके से सुरक्षित हो गए हैं। और दूसरी बात ये है कि इनकी सैलरी जो है और अलाउंसेस, पहले क्या था कि 1991 के एक्ट के तहत मिलता था। पहले क्या था, 1991 का एक कानून था, लॉ था, और सिमिलर एज सुप्रीम कोर्ट जज, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वैसे ही इनको सैलरी अलाउंसेस मिलती थी। कब तक? टिल 2023, 2023 तक सब कुछ इनको वैसा ही मिलता था। लेकिन 2023 से ये भी कहीं ना कहीं सरकार की भूमिका को बढ़ा देगा इलेक्शन कमीशन के अंदर में, कि जो अधिकारी हैं उनकी सैलरी अलाउंसेस भी यही डिसाइड करेंगे। तो अब क्या हो गया है, अब इसको चेंज कर दिया गया है और कहा गया है कि सिमिलर एज कैबिनेट सेक्रेटरी। तो देखिए, बेसिक पे तो सबका बराबर है, चाहे कैबिनेट सेक्रेटरी हो, चाहे सीसी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज हो, 2.5 लाख रुपए। लेकिन जो फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज हैं, वो तो बढ़ जाएंगी ना। और किसकी हेल्प से? पे कमीशन, जो वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों के आधार पर इनकी जो सैलरी है, इनका जो अलाउंस है, जो फैसिलिटी है, वो बढ़ा दिया जाएगा। तो कोई भी चुनाव आयुक्त सरकार के अंडर में आ गया है और जब उसकी सैलरी से लेके और उसको इम्यूनिटी देने तक सरकार ने यह फैसला किया, तो यह बहुत बड़ा डिसीजन था। लोकसभा चुनाव में आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ गड़बड़ी हुई है। हम स्पष्ट रूप से तो नहीं कह सकते कि क्या गड़बड़ी है, लेकिन हम जरा घटनाक्रम को समझ सकते हैं। देखिए, 2023 में यह एक्ट पास कैसे हुआ, खाली इस सीक्वेंस को देख लो तो समझ में आ जाएगा कि कुछ मतलब फिशी लगेगा, आपको लगेगा कि ये इन समय पे क्यों हुआ। 17 अप्रैल को चुनाव है, देखिए ध्यान से, लोकसभा का, ये लोकसभा का चुनाव है 17 अप्रैल को, और ये चलता है 1 जून तक, और 4-5 जून को रिजल्ट आ जाता है। अब ये तो चुनाव की डेट है। जरा देखिए 2023 में 12 दिसंबर को, ध्यान से देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये बहुत जबरदस्त बात है। 12 दिसंबर को राज्यसभा में इसको पास कर दिया जाता है। ये जो बिल है 2023 वाला, इतना बड़ा चुनाव आयोग में संशोधन हुआ है। और 21 तारीख को, 21 दिसंबर को यह लोकसभा से पास हो जाता है। इसको इरेज करके देखें, ये कहां से हो जाता है? लोकसभा से पास हो गया। इतनी जल्दी 8-9 दिन में यहां से पास हो गया। और अब देखिए 28 तारीख को, 28 दिसंबर को यह प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिया। और देखिए 1 जनवरी को ये इंप्लीमेंट हो गया, लागू हो गया। मतलब चुनाव से लगभग 3.5 महीने पहले ही ये कानून क्यों लाया गया, सैलरी से लेके उनको इम्यूनिटी देने तक, ये थोड़ा मामला पेचीदा कर देता है, संदेह को कई गुना बढ़ा देता है। और यही आरोप तो विपक्षी दल लगा रहे हैं कि भाई आपने पूरे बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कराया, लेकिन क्या जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी या जनता दल यूनाइटेड, उनको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी जो इलेक्टोरल रोल्स है उसमें नाम उनको गड़बड़ नहीं मिला? रिवीजन में कोई ऐसा नहीं मिला जिसका नाम डिलीट कर दिया गया हो? लोकसभा चुनाव में इसी बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर 30-35 सीटें अगर ज्यादा ना आती, आरोप लगा रहे हैं विपक्ष के लोग, तो शायद सरकार ना बनती। लेकिन ये जो इन चुनाव के पहले ये जो व्यवस्था चेंज हुई है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और यही टेक्निकल पॉइंट हम इस सेशन में उठाना चाहते थे। तो आपको क्या लगता है कि गड़बड़ी के चांसेस हैं या नहीं है? चुनाव आयोग सही कह रहा है कि विपक्ष सही कर रहा है कि सरकार सही कर रही है? सब कुछ ठीक है, हमारे देखने में अंतर है कि कुछ फिशी लग रहा है? बताइएगा जरूर। क्या ये चुनाव आयोग की स्वायत्ता को प्रभावित नहीं कर रहा है? क्या हमारे लोकतंत्र को प्रभावित नहीं कर रहा है? क्या जनता में चुनाव आयोग के साख को नहीं गिरा रहा है? या चुनाव आयोग ही सही है, हम कुछ गलत देख रहे हैं? तो अपने विचार जरूर रखिएगा। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।
मिलते हैं अपनी इसी टाइप के किसी वीडियो में, जिसमें कि हम महत्वपूर्ण विषयों और टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और भी इस तरीके की वीडियोस बनाने के लिए, तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।